गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो भाई, हम लोग लिविंग वर्ड का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो लिविंग वर्ड में जो कि 11th का पहला चैप्टर है, आप देखिए लिविंग वर्ड में मैंने आपको डिटेल 4 लेक्चर्स बन चुका है, जिसमें बेसिकली मैंने आपको व्हाट इज़ बायोलॉजी, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ साइंस, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस की बेसिक डेफिनेशन और पूरा बायोलॉजी को मैंने सम अप कर दिया। ठीक है, चलिए अब जो एनसीईआरटी में चैप्टर दिया और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लिविंग वर्ड का पढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको लिविंग वर्ड में कुछ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है, क्या बात करूँगा? मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूँगा कि कुछ जो आप कह सकते हैं डिस्कवरीज है जो साइंटिस्ट की, या कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट साइंटिस्ट का, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, उसके बारे में सिर्फ डिस्कस करूँगा इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट लिविंग वर्ड, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो चूँकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एरिस्टोटल सभी ने नाम सुना होगा। एरिस्टोटल को ही हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं। तो एरिस्टोटल या अरस्तु जो थे, उन्हीं को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और उन्हीं को हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, यानी दोनों ही तमगा उन्हें मिला है। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी हैं। क्लियर है? और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एनिमल्स को, क्योंकि एनिमल्स पे सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो एनिमल्स, जितने भी उस समय उपलब्ध एनिमल्स थे, उन एनिमल्स को इन्होंने 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया था, और वो 4 ग्रुप थे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस एंड व्हेल्स। ठीक है, तो ये अरिस्टोटल का या अरस्तु का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, और इन्होंने एनिमल्स को 4 ग्रुप इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेस और व्हेल्स में क्लासीफाई किया। और इन्होंने अपनी जो भी फाइंडिंग्स थी उनकी, आप कह सकते हैं, उनको एक बुक के फॉर्म में कंपाइल किया, एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। तो ये नाम याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिया एनिमलियम आसान है, एनिमलियम याद रखिएगा। एनिमलियम एनिमल्स के बारे में, चूँकि इन्होंने ज़्यादा स्टडी किया था, ये फादर ऑफ जूलॉजी हैं, तो इसलिए हिस्टोरिया एनिमलियम एरिस्टोटल ने लिखा। चलिए, अब हमने जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी की बात कर ली, तो भाई अब फादर ऑफ बॉटनी की भी बात करना ज़रूरी है। तो हम दूसरे साइंटिस्ट थियोफ्रस्टस की बात करते हैं। थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी थे या फादर ऑफ बायोलॉजी, जबकि थियोफ्रस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने प्लांट्स पे ज़्यादा काम किया था, और इन्होंने उस समय के उपलब्ध जो भी प्लांट्स थे, उन प्लांट्स को 4 ग्रुप में बांटा था। बिल्कुल जैसे एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 4 ग्रुप में बांटा था, वैसे ही इन्होंने प्लांट्स को 4 ग्रुप में बांटा था, और वो 4 ग्रुप थे ट्रीज़, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स। हर्ब्स मतलब बिल्कुल जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे ग्रासेस। ग्रासेस से बड़ी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको अंडर श्रब कहते हैं, और थोड़े जो बड़े हो जाते हैं, स्मॉल ट्रीज टाइप में जो होते हैं, उन्हें श्रब कहते हैं। और पेड़ तो आप देख ही रहे हो, ट्रीज, पेड़। तो ये 4 कैटेगरी में इन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया। ठीक है, और इन्होंने भी एरिस्टोटल के तरीके से अपनी जो भी फाइंडिंग्स थी उसको एक बुक के फॉर्म में लिखा, जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हिस्टोरिया मतलब ऐसे समझो, याद करो, एरिस्टोटल ने क्या लिखा, कौन सा बुक लिखा? उन्होंने लिखा एनिमल्स के बारे में, और एनिमल्स के बारे में आप कह सकते हैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया। तो हिस्टोरिया एनिमलियम एरिस्टोटल ने लिखा, और थियोफ्रस्टस चूँकि फादर ऑफ बॉटनी थे, इन्होंने प्लांट्स के बारे में ज़्यादा स्टडी किया, तो इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक लिखी। ठीक है, ये दोनों बुक के नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हैं वो हैं जॉन रे। जॉन रे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि जॉन रे ने ही सबसे पहले जो टर्म था स्पीसीज़, आप बहुत ये टर्म इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल होगा कि स्पीसीज़, जैसे हम लोग होमोसेपियंस स्पीसीज़ के हैं, ऐसे स्पीसीज़ टर्म ढेर सारा याद, बार बार टर्म यूज़ होगा अभी देखिए चैप्टर में। तो जो स्पीसीज़ टर्म था, जो आप कह सकते हैं
क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको सबसे पहले जॉन रे ने दिया था। तो जॉन रे क्वाइंड द टर्म स्पीसीज़, और इनके हिसाब से इन्होंने कहा कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो मार्फोलॉजिकली मतलब जो मार्फोलॉजिकल फीचर मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। मार्फोलॉजिकल फीचर मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर मतलब बाहर से, बाहरी आप कह सकते हैं अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम मार्फोलॉजिकल फीचर कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नली दिखने में एक जैसे हैं, यानी मार्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, जो दिखने में एक जैसे हैं, उन्हें हम एक स्पीसीज़ का कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? एक स्पीसीज़ का कहेंगे। लेकिन जॉन रे का दिया गया ये डेफिनेशन बाद में गलत हो गया, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो दिखने में तो एक जैसे थे लेकिन उनकी स्पीसीज़ अलग अलग थी। जैसे आप देखिए, बिल्ली का बच्चा और एक चीते का बच्चा एक साथ हो तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, वो दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, जबकि दोनों की स्पीसीज़ क्या है? अलग अलग। इसीलिए बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट मेयर आए। मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किया था तो इन्हें डार्विन जैसा सम्मान दिया गया। इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है मेयर ने। और मेयर का जो मेन कंट्रीब्यूशन था, आपके एनसीईआरटी में भी इनका कंट्रीब्यूशन देखिए, पूरा एक पेज लिखा हुआ है इनके बारे में लिविंग वर्ड में, ठीक? तो उसे भी एक बार रीड कर लीजिएगा आप। तो जो मेन कंट्रीब्यूशन मेयर का था, इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट दिया। यानी जो जॉन रे ने स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई जो एक्सटर्नली दिखने में जो एक जैसे हैं वो एक स्पीसीज़ के हैं, वो गलत है। तो उसकी जगह एक अच्छा स्पीसीज़ का डेफिनेशन जो दिया, यानी बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट जो दिया, वो अर्नस्ट मेयर, इनका पूरा नाम अर्नस्ट मेयर था। तो सिर्फ मेयर ही याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा वो सारे ऑर्गेनिजम्स का समूह, जैसे मान लो ये समूह है, ऑर्गेनिजम्स का गुच्छा है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स का समूह जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकें, मतलब आपस में ये मेटिंग करके रिप्रोडक्शन कर सकें और वायबल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें। मतलब समझ लो कि मान लो ये एक ऑर्गेनिजम्स का समूह है, ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स, तो ये ऑर्गेनिजम्स आपस में मेटिंग कर सकें और मेटिंग करके बच्चे पैदा करें, और वो बच्चे जो पैदा करें वो बच्चे फर्टाइल हों, स्टेराइल ना हो। ये ध्यान रहे, कैसे बच्चे होने चाहिए? फर्टाइल होने चाहिए ऑफस्प्रिंग। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का समूह जो आपस में मेटिंग कर सकते हैं, आपस में मेटिंग कर सकते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के बेसिस पे वो आइसोलेटेड होते हैं, यानी आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। तो आपस में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के आधार पे एक अलग समूह हम उनका बना रहे हैं, ठीक है? तो रिप्रोडक्टिवली क्या है? आइसोलेटेड हैं, मीन्स दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? तो मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ डेफिनेशन। ही गिव्स बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी रिप्रोडक्शन के आधार पे ये एक अलग ग्रुप है, समूह है। मीन्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड का मतलब देखिए क्या होता है, मीन्स दे कैन इंटरब्रीड, वो आपस में मेटिंग कर सकते हैं, इंटरब्रीड आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी जो बच्चे पैदा करें वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए, तभी हम ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? एक स्पीसीज बोलेंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, एक और बात कि ये जो है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर लोअर ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। जैसे बैक्टीरिया है आपका, देख लीजिए, तो बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, ठीक? तो अब चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, यहाँ हम मेटिंग की बात कर रहे हैं, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं, उनके लिए ये स्पीसीज जो मेयर ने दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट, ये डेफिनेशन लागू नहीं होता है, एक्सेप्शन पूछ लेता है, ठीक है? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो हॉर्स है, मान लो हॉर्स है, हॉर्स का एक समूह है। तो अब इस हॉर्स में मान लो ढेर सारे हॉर्स A, B, C, D ऐसे ढेर सारे हॉर्स हैं, तो ये आपस में मेटिंग कर सकते हैं और इनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी क्या होगा?
वो भी हॉर्स होगा जो फर्टाइल है, जो क्या है, फर्टाइल है, ठीक है। लेकिन यही एक चीज़ आपको जो ध्यान देना है, मान लीजिए हॉर्स है, ऐसे ही मान लीजिए एस, तो एस में भी ढेर सारे, मान लीजिए ए बी सी डी ढेर सारे मेंबर्स हैं जो आपस में मेटिंग कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, और उनका है एस का जो बच्चा होगा वो क्या होगा, एस होगा, और वो फर्टाइल होगा। इसका मतलब एस एक स्पीसीज़ है, हॉर्स एक स्पीसीज़ है, क्लियर है। लेकिन मान लो हॉर्स और एस की किसी तरीके से अगर हम मेटिंग करा दिए, ठीक, क्योंकि लगभग दिखने में एक जैसे हैं हॉर्स और एस, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली बहुत सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं लगभग, और इनकी मेटिंग करा के हम एक नया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसे हम कहते हैं म्यूल, यानी घोड़े और गधे का अगर हम मेटिंग कराते हैं तो एक हाइब्रिड वैरायटी म्यूल बनती है, ठीक है। अब ये जो म्यूल है, ये म्यूल स्टेराइल होता है, ये म्यूल क्या होता है, स्टेराइल होता है। चूँकि ये म्यूल स्टेराइल होता है इसलिए हम इस म्यूल को एक स्पीसीज़ नहीं कहेंगे, मेरा यही बताने का पर्पस था। एस एक स्पीसीज़ है, हॉर्स एक स्पीसीज़ है, लेकिन म्यूल एक स्पीसीज़ नहीं है। हॉर्स और एस को भले मेटिंग कर लिए, देखो ये मेटिंग कर लिए ना, तभी तो म्यूल बना, मेटिंग भले कर लिए, लेकिन हॉर्स और एस को हम अलग अलग स्पीसीज़ कह रहे हैं, एक स्पीसीज़ नहीं कह रहे हैं। हॉर्स अलग स्पीसीज़ और एस अलग स्पीसीज़, क्योंकि मेटिंग भले कर लिए और मेटिंग से जो बना म्यूल वो चूँकि क्या है, स्टेराइल है। इसका मतलब हॉर्स और एस एक स्पीसीज़ नहीं है, क्लियर है। तो इस तरीके से मेयर की डिफिनीशन जस्टिफाई होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइंटिस्ट की, कैरोलस लीनियस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप कह सकते हैं लिविंग वर्ड में इनका नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है इन्हें, यानी टैक्सोनॉमिकल स्टडी में सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया। फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी इन्हें कहा जाता है, ठीक। जो मेन है अक्सर जो पूछा जाता है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, ठीक है, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में बांटा, एक प्लांटाया और दूसरा एनिमलिया। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया कैरोलस लीनियस ने। और इनकी जो बुक थी सिस्टमा नेचुरा, जो कि इन्होंने 1758 में लिखा, उसमें इन्होंने सारे एनिमल्स जो उस समय के उपलब्ध के उनको क्लासिफाई किया। और लगभग इन्होंने सोचिए उस समय बहुत कितनी मतलब कम रिसोर्सेज थे, और उस समय इन्होंने सोचिए 4200 एनिमल स्पीसीज़ को क्लासिफाई किया था और उसको कंपाइल करके एक बुक लिखी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स को क्लासिफाई किया, बाद में उन्होंने उससे पहले ही 1753 में उन्होंने एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया। और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में दूसरी एक बुक है जिसका नाम है स्पीसीज़ प्लांटेरम उसमें इन्होंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी। और ये जो स्पीसीज़ प्लांटेरम थी इसमें इन्होंने कुल 5900 प्लांट स्पीसीज़ को क्लासिफाई किया, ठीक है। यानी ये बहुत पूछता है। इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया, उसके बारे में जो डिटेल जिस बुक में है उसे हम सिस्टमा नेचुरा बोलते हैं, और प्लांट्स को क्लासिफाई किया उसके बारे में जो डिटेल्ड है जिस बुक में उसको हम स्पीसीज़ प्लांटेरम कहते हैं। और ये दोनों बुक सिस्टमा नेचुरा और स्पीसीज़ प्लांटेरम कैरोलस लीनियस ने लिखा, ठीक है। कैरोलस लीनियस बहुत पूछा जाता है, इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्हें सिस्टमैटिक बॉटनी का भी फादर कहा जाता है। और इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया जिसमें सारे ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने प्लांटाया और एनिमलिया में 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था, ठीक है। एक और बुक इन्होंने लिखा जिसका नाम है फिलोसफिका बोटैनिका 1951 में, ठीक है। तो ये बहुत पूछता है, ठीक है। इनके लिखे गए ये तीनों बुक एकदम याद कर जाइए कैरोलस लीनियस के, फिलोसफिका बोटैनिका, स्पीसीज़ प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरा, ठीक है। एक और चीज़ जो बड़ा कन्फ्यूजन होता है और अक्सर पूछ लिया जाता है वो ये है कि आप देखिए स्पीसीज़ प्लांटेरम, और एक आपने अभी पढ़ा था थियोफ्रस्टस ने लिखा था, क्या लिखा था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या लिखा था, हिस्टोरिया प्लांटेरम।
ठीक। और एक और बुक का नाम देखिए जेनेरा प्लांटेरम। ये 3 नाम में अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये अलग अलग याद कर लीजिएगा एकदम से, इसलिए मैं तीनों एक बार फिर से एक साथ बता रहा हूँ। स्पीसीज प्लांटेरम कैरोलस लीनियस ने लिखा, जिसमें इन्होंने लगभग 5900 प्लांट स्पीसीज़ को क्लासीफाई किया। जेनेरा प्लांटेरम जो था उसको एक दूसरे साइंटिस्ट बेंथम हुकर ने लिखा था। बेंथम और हुकर 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेरा प्लांटेरम लिखा था। इन्होंने भी प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए ही ये बुक लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम, लेकिन बेंथम हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम बहुत बाद में लिखा, ठीक है। और इन लोगों से पहले भी हिस्टोरिया प्लांटेरम लिख चुके थे। कौन लिखे थे? थियोफ्रेस्टस। तो याद रखिएगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेस्टस ने लिखा, स्पीसीज प्लांटेरम कैरोलस लीनियस ने लिखा, और जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखा? बेंथम हुकर ने लिखा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तीनों ये एक साथ याद रखिएगा, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस का ये कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके अलावा एक और फैक्ट पूछ लेता है कभी कभी कि फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, तो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी हम बोलते हैं हेनरी सांतापाउ को। किसे बोलते हैं? हेनरी सांतापाउ को हम फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन था कुछ रिनाउंड साइंटिस्ट के, ठीक है, जिसे आपको याद करना है इस चैप्टर लिविंग वर्ड में, जिसमें ज़्यादा नाम देखिए इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, उनके बारे में याद रखना है, जिन्होंने हिस्टोरिया एनिमलियम लिखा। एनिमल्स को 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया, ठीक है। फिर फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। स्पीसीज टर्म सबसे पहले किसने दिया? जॉन रे ने। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के समूह को कहा एक स्पीसीज़ के होते हैं जो दिखने में एक जैसे हों, मॉर्फोलॉजिकली यानी सिमिलर हों, लेकिन बाद में उसको और अच्छा डेफिनेशन स्पीसीज़ का, बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट लेके आए अर्नस्ट मेयर, जिन्होंने कहा कि वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हों उसे हम क्या कहेंगे? एक स्पीसीज़ का कहेंगे। जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो मतलब वो आपस में मेटिंग करें और मेटिंग करके जो उनका ऑफस्प्रिंग हो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा हो, तो हम उन्हें एक स्पीसीज़ का कहेंगे। फिर कैरोलस लीनियस, जिन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहते हैं। इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया, और इनकी 3 बुक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिस्टमा नेचुरा, स्पीसीज प्लांटेरम और फिलोसोफिका बोटेनिका, ठीक है। बेंथम हुकर ने एक बुक लिखा था जिसका नाम जेनेरा प्लांटेरम है, ये भी याद कर लीजिएगा। और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी हेनरी सांतापाउ। क्लियर है? यही इस वीडियो लेक्चर में आपको इतनी चीज़ें मेमोराइज करना है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।